हेलो एवरीवन। आज 18 फरवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डीडी न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं भी ऐसे आर्टिकल जो यूपीएससी के लिए या किसी भी इवन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। साथ ही हम उसका स्टैटिक एनालिसिस भी करते हैं, मतलब उससे जुड़े हुए जो और करंट अफेयर्स है या उससे जुड़े हुए जो ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएससी में या किसी भी एनडीए है, सीडीएस है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उसमें आ सकते हैं, उनको भी हम एनालिसिस करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिली तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैपिंग 4-5 लगभग 3 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैपिंग के हैं, उनको भी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, अभी एक करंट अफेयर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। भारत क्या कर रहा है, एआई को लेके एक बड़ा समिट आयोजित कर रहा है दिल्ली में। अब ग्लोबल जितने भी लीडर हैं वो आ रहे हैं एआई को लेके। जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको भी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल एक ऐसा पर्पज़ यहाँ पर ये है कि भारत में एआई को लेके इन्वायरमेंट बनाया जा सके। तो यहाँ पे 2 पहल लॉन्च की गई, 2 इनिशिएटिव लॉन्च की, जिससे कहा जाता है सही और बोध। सही और बोध, इन दोनों पहल को भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जानना हमारे ये ज़रूरी भी है कि इंडिया और कौन कौन से मिशन ऐसे कर रहा है या कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहा है एआई को लेके, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आपने सुना होगा इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए। 2024 में भारत ने इसको शुरू किया। इसका पर्पज़ क्या था कि जो हमारी कंप्यूटिंग कैपेसिटी है या हमारा डेटा प्लेटफॉर्म है, स्किल्स है ना, और एआई, इन सब को बढ़ावा देना इंडिया एआई मिशन 2024 का इनिशिएटिव था। फिर हमने क्या शुरू किया, फिर नीति आयोग का एक प्रोग्राम है एआई फॉर ऑल करके, ये भी आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई फॉर ऑल किसकी पहल है, नीति आयोग की पहल है। किसकी पहल है, नीति आयोग की पहल है। इसमें जो नीति आयोग उसका जो फोकस है वो कहाँ कहाँ पे है, उसका फोकस है हेल्थ सेक्टर में जो एआई है उसको इन्हेंस करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई को लाना, एजुकेशन सेक्टर में एआई को लाना, है ना, या स्मार्ट जो सिटीज़ हम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें एआई का यूज़ करना, है ना, जो मोबिलिटी है या ट्रांसपोर्ट है उसमें एआई का यूज़ करना। तो जो नीति आयोग को एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव का पर्पज़ ये है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमारी हो रही है उसमें एआई की पार्टिसिपेशन आ जाए। फिर जो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है, वो कई सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई को लेके। फिर उमंग जो चैट बॉट्स बने हैं गवर्नेंस सेक्टर को लेके, है ना, उसमें भी एआई का यूज को लेकर सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो इस तरह से इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी जो पहल लॉन्च की गई है एआई को लेकर, जिसे क्या कहा जा रहा है, सही और बोध कहा जा रहा है। अब जो सही है उसको फुल फॉर्म अगर आप देखो तो उसका फुल फॉर्म कहलाएगा स्ट्रेटजी फॉर, मतलब क्या, स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर। कहाँ पे, अब इससे आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि स्ट्रेटजी बनाना, किस लिए स्ट्रेटजी बनना, हेल्थ केयर सेक्टर में एआई के उपयोग की, ठीक है। तो उसे क्या नाम दिया गया, सही नाम दिया गया है। अब हम बात करें बोध नाम का मतलब क्या है। बोध का मतलब है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पर्पज है इसका कि बेंचमार्किंग करना, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म किसके लिए, हेल्थ एआई के लिए। तो दोनों जो इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर संबंधित है। सही का पर्पज क्या किया जाएगा, सही में क्या किया जाएगा कि अगर हम देखेंगे तो जो एआई है उसको सेफली, एथिकली, है ना, टारगेट किया जाएगा। एक अगर हम बात करें इकोसिस्टम बनाने में, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर में, उसी तरह से बोध इनिशिएटिव को भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें जो बोध इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा, है ना, किया गया है। और इसमें इनका सहयोग किसने किया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसका सहयोग किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है उसने इसका सपोर्ट किया है। अब ये जो प्राधिकरण इसको स्टैब्लिश किया गया था, नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी उसको स्टैब्लिश किया गया था कब, 2018 में। जब ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये क्यों बनाया गया था, ये एक एपेक्स बॉडी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें पब्लिक जो हेल्थ केयर इंश्योरर है या डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है इंडिया में उसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है ना। साथ ही यह प्रशासन करता है किसका, जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हेल्थ केयर में चलते हैं ना, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो ये जो इनिशिएटिव हेल्थ केयर में चलते हैं ना उनको लेके क्या करता है, ये फोकस करता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बहुत बड़ी बॉडी है अगर हम बात करें। और ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। बनाया गया था कब, मैंने आपको बताया कि 2018 में इसको बनाया गया था और 1868 सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया था। देखिए, तो काफ़ी सारी न्यूज़ हमने यहाँ पर एआई को लेके, अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर समझ ली।
अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं कि सही जो ऑप्शन है जिसे सही कहा जा रहा है, सही प्रोवाइड नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क फॉर एथिकल इंक्लूसिव एआई एडॉप्शन हेल्थ केयर, नैतिक समावेशी अपनाने के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शन रूपरेखा देता है सही। बोध क्या करता है, बोध इनेबल करता है इवेल्युएशन ऑफ एआई मॉडल यूजिंग रियल वर्ल्ड हेल्थ डाटा, मतलब रियल वर्ल्ड में जो डाटा है ना, उसका उपयोग करके एआई मॉडल को मूल्यांकन करना। देखिए दोनों में डिफरेंस पता कर रखिएगा, यूपीएससी अगर पूछेगा ना तो इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों को, एक दूसरे का अपोजिट रख सकता है, कन्फ्यूजन ना हो जिससे। बोध को डेवलप किया गया नीति आयोग के तहत, तो मैंने आपको बताया बोध को किसने डेवलप किया, आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया। किसने, आईआईटी कानपुर ने। आई थिंक आईआईटी कानपुर को 1958 के आसपास इस्टेब्लिश किया गया था, तो उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, अब भारत में जो भी हेल्थ केयर इनिशिएटिव चल रहे, चाहे आयुष्मान भारत योजना के बारे में देखें, चाहे जो भी चीज़ें हैं उनमें ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा, इसको कब शुरू किया गया, तो 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, है ना। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे इसका सही आंसर 1 और 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ आईएनएस तरंगिणी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईएनएस तरंगिणी को लेकर जो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, अगर न्यूज़ देखें तो जो आईएनएस तरंगिणी 18 फरवरी शुरू होने वाला जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है और मिलान जो अभ्यास है, उसके लिए विशाखापत्तनम पहुंच चुके हैं, है ना। और ये विदेशी जो जहाज़ों के साथ ये अभ्यास यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो एक तरह का जो STS है आईएनएस तरंगिणी, क्या है STS मतलब क्या, सेल ट्रेनिंग शिप है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का ये पहला सेल ट्रेनिंग शिप है, तो ये फर्स्ट ट्रेनिंग शिप है कौन सा, आईएनएस तरंगिणी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसको बनाया किसने गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इसको कब कमीशन किया गया, तो 1997 में 11 नवंबर 1997 को इसको कमीशन किया गया था। अब ये 2003-2004 में विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज भी बना है। मतलब क्या, उसने पूरे अर्थ का चक्कर लगाया, तो ये बहुत ही पावरफुल एक कहें तो जहाज भी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। चलिए, स्टेटमेंट है कि इट इज़ द इंडियाज़ नेवी फर्स्ट सेल ट्रेनिंग शिप, भारत का पहला ट्रेनिंग शिप है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, करेक्ट है। इसको 1997 में कमीशन किया गया था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, इट इज़ पावर्ड प्राइमरली बाय न्यूक्लियर प्रपल्शन, क्या परमाणु जो क्षमता इसमें रिकॉग्नाइज की गई है, नहीं, इसमें ये सब नहीं किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, ट्रेनिंग पर्पज़ इसका मेन है। ठीक है, तो इसको कोई भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इन्हेंस इसको नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में देखते हैं। अगला जो टॉपिक है नाइट्रिक एसिड के लिए है। अब नाइट्रिक एसिड होता क्या है, अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, तो नाइट्रिक एसिड जिसको इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है NO3। ठीक है, अब ये एक तरह का आयन है, न्यूट्रल नहीं है, इसमें नाइट्रोजन का एक एलिमेंट रहता है, नाइट्रोजन का एक एलिमेंट हो गया, और जो ऑक्सीजन उसके 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं क्या, NO3 नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसका जो वो आवेश है ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये इसके क्या नेचुरल सोर्स है या आर्टिफिशियल सोर्स है, तो नेचुरल सोर्स भी है। अगर हम बात करें, मिट्टी में देखा जाता है, पानी में देखा जाता है, इसके अलावा पौधों में, प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक, साथ ही अगर हमने इसको बनाया तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मान के चले हम खाद बनाते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट जब हम बनाते हैं, है ना, या NH3 बनाते हैं, तभी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी में भी कई बार इसका उपयोग होता है, खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और पौधों में भी इसका, अगर हम पौधों से भी प्राप्त होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब जब पानी में जब ज़्यादा नाइट्रिक एसिड मिल जाता है, तो ये प्रदूषण कारक फैक्टर भी बन जाता है, पोल्यूटर भी बन जाता है। जैसे आपने यूट्राफिकेशन का नाम सुना होगा, जिसमें पानी में बहुत ज़्यादा प्लांट्स आ जाते हैं। जब प्लांट्स पूरे पानी में आ जाते हैं, तो जो सूर्य की रोशनी वो अंदर तक नहीं पहुँच पाती, जीव जंतु मरने लगते हैं, और इससे यूट्राफिकेशन की सिचुएशन पैदा होती है। उसमें भी जो ये है ना नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अब ठीक है, इसका सबसे पहले आर्टिफिशियली कब डेवलप किया गया था, तो 1620 में इसको जैन बैप्टिस्टा वैन हेलमोंट ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से बनाया था। ठीक है, ये तो बात हमने देख ली। अब ये एक तरह की कलरलेस गैस होती है ना, मतलब इससे कोई कलर नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा विषैली भी गैस होती है। ठीक है ना, अब डायरेक्टली दूसरे में आग नहीं लगती, लेकिन अगर किसी में आग लगी हो तो क्या करेगी, उसकी प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक, अब जनरली ये ह्यूमन की बॉडी में भी देखा जाता है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि इट इज़ कलरलेस, टॉक्सिक गैस, कंपोज वन नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स, रंगहीन है, विषैली है, 1 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए ये तो हमको पता ही है। तीसरा, इट प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स,
रक्त वाहिकाओं को फैलाकर ये रक्तचाप को या ब्लड वेसल को भी नियंत्रित करती है। ये भी बात है। मनुष्यों में, अगर हम बात करें मनुष्यों पशुओं में क्या क्या इसका उपयोग भी होता है। खासतौर पर अगर आप देखोगे जो हार्ट रिलेटेड जो वेसल्स होती हैं या नर्व्स होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में ये क्या करती हैं, कोशिकाओं तक सिग्नल पहुंचाती हैं, सेल तक सिग्नल भी पहुंचाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एक कम्बस्टियल गैस है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, जलनशील नहीं है और दहन को धीमा नहीं करती है। बल अगर पहले से आग लगे तो उसको तेज़ कर देगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं है। अगर हम बात करें कम्बस्टिंग गैस नहीं है। 1-2 यहाँ पे करेक्ट। अगला टॉपिक है किसको लेके, लेपिडोकैम्पा स्किमेनेंसिस के बारे में। अब ये जो लेपिडोकैम्पा स्किमेनेंसिस है, स्किम नहीं स्किमेनेंसिस, तो ये कहाँ पे देखा गया है, ये सिक्किम में देखा गया है। और इसे किसने देखा है, इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देखा है। अब दो बॉडी हैं आपको पता है, एक तो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, जो भी नए टाइप के जीव जंतु हैं इनको खोजना, रजिस्टर करना, ये सब काम करती है। उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। ये सिर्फ मतलब रिसर्च करती है, जूलॉजिकल रिसर्च करती है, एनिमल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करती है और ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ठीक है, इसका भी इस्टेब्लिश किया गया था, आपने देख लिया। उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोलकाता में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो इसने यहाँ पर खोजा। अब ये किस रीजन पर खोजा गया है, तो सिक्किम में खोजा गया है यहाँ पे। तो सिक्किम अगर हम देखेंगे तो हमारा ये, अगर ये इंडिया है तो ये वेस्टर्न हिमालयाज ये वाले रीजन, और ये जो रीजन है ये वाला ईस्टर्न हिमालयाज रीजन माना जाता है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें ईस्टर्न हिमालयन रीजन में इसको खोजा गया है। ठीक है, अब ये क्या है, एक आर्थ्रोपोडा है। ठीक है ना, क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। ठीक, पहली बार अगर हम देखें तो इस तरह की जो प्रजाति है इसका यहाँ पे देखा गया है ना। अब इससे सिमिलर अगर हम देखो 17 प्रजातियाँ थी पहले, लेकिन इसको यूनिक है इसलिए इसको यहाँ पे खोजा गया होगा। वो कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। 50 वर्षों में काफ़ी टाइम, मतलब एक बार पहले भी इसको देखा गया था, लेकिन 50 साल विलुप्त थी, अभी फिर से इसको देखा गया है। अब इसको कहा जाता है इट इज़ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज इन डिप्लूरा फाउंड इन सिक्किम। डिप्लूरा की ये प्रजाति है जिसको अभी रिसेंटली देखा गया है। दूसरा, डिप्लूरा आर स्मॉल विंगलेस सॉयल ड्वेलिंग आर्थ्रोपोड्स, मतलब मृदा निवासी आर्थ्रोपोडा होते हैं डिप्लूरा। करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जान लीजिए। तीसरा, इट इज मराइन क्रस्टेशियन स्पीसीज फाउंड इन डीप ओशियन, इसे गहरे महासागर में देखा गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ईस्टर्न हिमालय माउंटेन रीजन में देखा गया। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बस ये दोनों ही बता रहे हैं आपको, यहाँ पे याद रखना है। अब ये आर्थ्रोपोडा है, बस इतना याद रखना, कहाँ पे खोजा गया ये याद रखना है ना। और डिप्लोरा ये भी थोड़ा सा याद रखना। 1-2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगला जो करंट अफेयर्स तुलबुल योजना के बारे में। तुलबुल जो परियोजना है, इसकी लोकेशन अगर आप देखिए, सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। इस मैप में आप क्या पाएंगे, ये मैप है और इस मैप में एक ईस्टर्न पार्ट है जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। ये जो रीजन है ये अब इसको देखिए। ठीक है, मतलब क्या, इस रीजन में एक परियोजना है जिसे कहा जाता है तुलबुल बराज परियोजना। ठीक है, अभी आप देखेंगे बुलर लेक के पास है। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है। यहीं पे उरी है, अगर हम देखें बारामूला वगैरह है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किस नदी पर है, अगर हम देखेंगे तुलबुल परियोजना तुलबुल नदी पर है। ठीक है, तुलबुल नदी पर है। अब क्या हुआ था कि सबसे पहले 1960-70 के आसपास जब इसमें काम शुरू हुआ था, आई थिंक 1984 में शुरू हुआ था, 1984 में शुरू किया गया था। तो बाद में इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से इसको रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है 1960 में हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता में, उसमें ये डिसाइड था कि सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, इंडस झेलम चिनाब, उसका जो पानी है वो ज़्यादातर पाकिस्तान को मिलेगा और रावी ब्यास सतलज का पानी भारत को मिलेगा। अब जो ये तुलबुल नदी है वो आई थिंक झेलम की ट्रिब्यूटरी है, जितना मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, तो इस वजह से इसके भी पानी को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पे वुलर झील है, वुलर झील को भी याद रखनी है। इसका पर्पज़ ये था इस प्रोजेक्ट का कि यहाँ पे वुलर झील में परमानेंट पानी रहेगा, तो जो कहते हैं ना कि नौवहन प्रॉपर हो पाएगा और जो पानी की सप्लाई है उसको भी पूरा किया जा सकेगा, खासतौर पर ठंडी वाले रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि तो वुलर झील जो है, वुलर झील इस भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, पानी इसका साफ है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये भी दोनों चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। लगभग 1580 मीटर ऊंची स्थान पर है। ठीक है, अब साथ ही 1990 की बात है, इसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑफ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था, है ना, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये सारी बातें आपने याद रखनी। अब
सिंधु झेलम चिनाब नदी के बाद मैंने कई बार डिस्कस किया है, ये किस नदी पर है ये आपने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये है कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील के पास में ये स्थित है। इट इज़ लोकेटेड आउटलेट ऑफ वुलर झील। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लोकेशन दिखा दी, ये वुलर झील है और इसका ये आउटलेट है, तो यहाँ पे लोकेटेड है, आपने देख ही लिया, फोटो भी इसकी देख ली। दूसरा, इट वॉज डिजाइन टू फैसिलिटेट नेविगेशन झेलम रिवर ड्यूरिंग लीन मंथ। तो जो लीन मंथ होते हैं जैसे ठंडी वाले में, उनमें इसको नेविगेशन प्रॉपरली होता रहे, इस वजह से इसको डिजाइन किया गया था और इसको 1984 में पूरा कर लिया गया था। पूरा नहीं, इसको रोक दिया गया था, अभी रिन्यू किया, क्योंकि भारत सरकार अब क्या कर रही है, ये पाकिस्तान को इस मोर्चे से भी काउंटर कर रही है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसमें जो पानी हम दे भी रहे थे पाकिस्तान को, वो भी हम अभी धीरे धीरे देना बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे सिंधु झेलम चिनाब के, वो भी फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे इसको भी कंटिन्यू किया जाए तो 1-2 करेक्ट है यहाँ पे। सिंधु जो जल समझौता, उसके बारे में कई बार देखा है मैंने, अभी भी आपको बताया, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हमने 1960 में किया था। ये डिसाइड था कि 80% जो सिंधु झेलम चिनाब का पानी है इनके पास जाएगा पाकिस्तान के पास, रावी व्यास सतलज का पानी भारत में जाएगा। अगर हम बात करें जो ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र, तो आपको पता होगा सिंधु नदी मानसरोवर इधर से निकलती है, कहाँ गया, बात का नक्शा गायब हो गया, ये इस साइड से आती है, फिर इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जाके मिलती हैं, है ना, कहाँ पे मीठन कोट में सब मिलती हैं और फिर ये जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसके बारे में यहाँ पे देख ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है किसके बारे में, खुराम शहर 4 मिसाइल के बारे में। ईरान ने हाल में क्या है, इस मिसाइल का परीक्षण किया। तो किसकी मिसाइल है, ईरान की है। तो बस एक तो नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा, ईरान की सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत ये होती है कि जब ये एक बार लॉन्च होती है, उसके बाद जब ये गिरती है तो ये ग्रेविटी का यूज करती है। किसका यूज करती है, ग्रेविटी का यूज करती है। जैसे मान के चलिए यहाँ तक गई, उसके बाद ही ग्रेविटी का यूज़ करती है। वहीं क्रूज मिसाइल कुछ इस तरह से उसका पाथ होता है क्रूज मिसाइल का, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान को बहुत सारा दबाव बन, तो ईरान के अगर आपने लोकेशन देख रखी होगी तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप पे दिखा देता हूँ, ये सऊदी अरेबिया वाला रीजन है ना, ये फारस की खाड़ी है और यहाँ पे ईरान है। तो ईरान जो है वो टारगेट करता है जहाँ जहाँ पे यूएस के बेसेस हैं आसपास के। अब अमेरिका तक तो इसकी मिसाइल पहुँचेगी नहीं कभी, तो ये टारगेट करता है खास तौर इजराइल तक पहुँच जाए, इजराइल की यहाँ पे लोकेशन है, तो ईरान यहाँ से ट्राई करता है पहुँच जाए सऊदी अरेबिया या अदर जगह पे जो जो इसके बेसेस उनको टारगेट किया जा सके। तो इस तरह से इस मिसाइल को भी टेस्ट किया गया। पहली बार हालांकि 2017 में इसको टेस्ट किया गया था, बाद में इसको फिर से इसको टेस्ट किया गया। ये एक तरह की MRBM मिड रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानी है, इतने ऑप्शन में लिखा है डिटेलिंग, इतना ही आप याद रख लो कि इट इज़ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यूपीएससी क्या करेगा, ज़्यादा क्रूज मिसाइल दे देगा, लिख देगा पाकिस्तान की है, तो मतलब इस तरह की स्टेटमेंट यूपीएससी गलत करवाएगा, बहुत डिफिकल्ट टेक्निकलिटीज़ पर नहीं जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इट हैज़ द ऑपरेशन रेंज फॉर अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर। आप देखिए इसका क्या ऑपरेशन रेंज 2000 किलोमीटर है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, करेक्ट है नहीं है, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसकी जो मारक क्षमता है बोली जा रही है कितना, 2000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ सॉलिड फ्यूल इंटरेक्शन इंजन। तो सॉलिड फ्यूल वाला इंजन, ये स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है अगर हम देखोगे, लिक्विड फ्यूल वाला इंजन है, ठीक है। तो 1-2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज लेक मिशिगन को लेके है। लेक मिशिगन में 150 साल पहले कोई शिप वगैरह डूब गया था, तो उसके अभी अवशेष मिले हैं। तो इसकी जो जोग्राफिकली जो लेक मिशिगन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग इसको जोग्राफिकल एंगल से देखेंगे, ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो अगर हम बात करें जो लेक मिशिगन है उनकी लोकेशन देखिए, अगर आप मैं आप पे यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ किसका मैप, नॉर्थ अमेरिका का मैप, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला रीजन किसको बिलोंग करता है, अलास्का को बिलोंग करता है, ठीक है। ये वाला रीजन आपको देखोगे कि कनाडा को बिलोंग करता है, कनाडा को। ये वाला रीजन यूएसए को बिलोंग करता है और ये रीजन आपको मैक्सिको को बिलोंग करता है, ठीक है। अब इनके बीच में 5 लेक्स, ग्रेट लेक्स इनको कहा जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लेक से कौन सी लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, ठीक है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है, लेक ओंटारियो है। तो ये जो 5 फिंगर लेक इन्हें बोला जाता है, ये बाउंड्री बनाती हैं कनाडा के यूएस के बीच में। लेकिन जो मिशिगन लेक है वो कम्प्लीटली यूएस के अंतर्गत है, ठीक है ना, ठीक। ये आपने यहाँ पे इसके बारे में जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट ये आपने देख लिया। और सारी अगर आप देखोगे फ्रेश वाटर लेक हैं, मीठे पानी की झीलें आपको देखने को मिलेगी। अब ये विश्व में अगर आप देखोगे ना, तो जो मिशिगन लेक है मीठे पानी की सबसे चौथी बड़ी झील है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब हम देखें स्टेट्स वगैरह, तो आई डोंट थिंक इसमें पूछा जाएगा।
तो इतना ज़्यादा हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। 5 लेक्स और ये लेक्स का क्रोनोलॉजी आप याद रखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, तो वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से क्रोनोलॉजी थोड़ा सा याद रखिएगा। इट इज़ ओनली ग्रेट लेक लोकेटेड इंटायरली विद इन यूएसए, यूएस के अंतर्गत एकमात्र लेक है जो पूरी तरह से यूएस में है, करेक्ट। इट कनेक्ट द लेक ह्यूरॉन थ्रू लेक स्टेट ऑफ मैकिनाक, तो जो मैकिनाक है उससे क्या करती है लेक, कौन सी लेक को जोड़ती है, ह्यूरॉन को। तो यहाँ पर ये स्टेट है यहाँ पे जो लेक मिशिगन को ह्यूरॉन से जोड़ती है, कौन सी स्टेट, स्टेट ऑफ मैकिनाक, करेक्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड बाय द सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी झील ये नहीं है, ठीक है। आई थिंक जो रसिया की बैकॉल लेक है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ साउथ कोरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया साउथ कोरिया, कि इंडिया और साउथ कोरिया का 6th यहाँ पे डायलॉग हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए, अगर आपने एशिया का मैप देख रखा होगा, तो एशिया का मैप जब आप देखते हो, वो मैं आप पे थोड़ा सा पेन इसका छोटा कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या पाती है, इंडिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये चाइना है, ये चाइना के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जापान देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन है, ऊपर वाला रीजन ये कहलाता है नॉर्थ कोरिया, साउथ ये वाला रीजन कहलाता है साउथ कोरिया, ठीक। इनके बीच में ये बॉर्डर है। अब कोरिया, अब दोनों में डिफरेंस तो आपको पता ही है। अब आसपास देखिए ओशियन, सी ऑफ जापान ईस्ट में है साउथ कोरिया के, कोरिया स्टेट यहाँ पे है, वेस्ट में येलो सी देखने को मिलता है, ठीक है ना। जेलालुडू जो आइलैंड ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, कैपिटल इसकी सियोल है साउथ कोरिया की। अब इनके बात के बीच डायलॉग हो रहा है, ये आपने यहाँ पे देख ली, जोग्राफिकली आपने सारी चीज़ देख ली, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने जोग्राफिकल चीज़ें आपने देख ली, बट इतना इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देख लेंगे वो समझ लीजिए। इट ऑक्यूपाइड इन साउथ, कहाँ गया, इट ऑक्यूपाइड द सदर्न हाफ ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कोरिया का दक्षिणी भाग ज़्यादातर ये हिस्सा साउथ कोरिया को बिलोंग करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। सदर्न पेनिनसुला प्रायद्वीप है, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर इसको बिलोंग करता है, करेक्ट है। माउंट हाला जेजू आइलैंड इज हाईएस्ट पीक, जेजू आइलैंड और माउंट हाला इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इट शेयर द लैंड बॉर्डर विद जापान, जापान के साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इवन अगर आप देखोगे तो ये वाटर बाउंड्री होती यहाँ पे है, ये देखिए जापान, ये है, ये जापान है और ये कोरिया है, तो कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं, कोरिया स्टेट पड़ता है जापान और कोरिया के बीच में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक फसाई के बारे में। फसाई के बारे में क्यों आर्टिकल आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को बोला है कि भाई एक काम करो, जो भी प्रोडक्ट में चीनी ज़्यादा आइटम हो रही है, मतलब शक्कर जिनमें ज़्यादा है, मीठापन ज़्यादा है, जिससे शुगर वगैरह का खतरा है, उसको पेन थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, तो चीनी की समस्या इसमें ज़्यादा साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, उनमें तुम एक लेवलिंग करो, है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा FOPL कहा, है ना, फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग, ठीक है ना, FOPL फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करने को यहाँ पे कहा है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो फसाई यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब फसाई जिसको 2006 में बनाया गया था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है। अब जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको लेके स्टैंडर्ड जारी करना, लाइसेंस जारी करना, फूड स्टोरेज को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, सेल को लेके, इम्पोर्ट को लेके रेगुलेशन जारी करना, ये सब काम फसाई के अंतर्गत आता है। अब आपको पता है कितना ख़राब काम करता है फसाई, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि चाहे दूध का प्रोडक्ट हो, चाहे किसी प्रोडक्ट में आप जाओगे, इतने ख़राब कंटेंट सब कुछ मिला हुआ होता है और कुछ भी नहीं करता है। एक तरह का आप देखोगे ना तो वेस्ट बॉडी है इस भारत में, तो काम तो कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ बनाया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना आए दिन कोई भी रिसर्च होती है, अभी लेटेस्ट एक रिसर्च हुआ, एक यूट्यूब चैनल ने रिसर्च किया था, उन्होंने पाया कि दूध में ऐसे ऐसे कंटेंट डले हुए हैं, जो मिल्क हैं, पैकेज मिल्क हैं, जिससे शरीर को हीनियस जो कहते हैं ना कि उसमें रोग हो सकते हैं, कैंसर वगैरह, कैंसर टाइप के रोग हो सकते हैं। तो मतलब वेस्ट ही है, किसी काम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जब इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। तो इस बार इस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एक्ट, फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर 2006 में बनाया गया था, करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट हिंदी में यही चीज़ लिखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा भी। तीसरा, इट रेगुलेट ओनली फूड इम्पोर्ट नॉट डोमेस्टिक। अब ये क्या करता है, खाद्य आयात को रेगुलेट करता है, डोमेस्टिक नहीं। अब ये आप यहाँ याद रखिए, कोई बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसको भी चेक करता है, उसका भी इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट करता है, देखता है कि जो उसने स्टैंडर्ड बनाए हैं कि इतना कंटेंट इसमें हो, इतना इसमें हो, इतना इसमें हो, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगी ये इसके लिए भी काम करता है। तो चाहे घर में बने चाहे विदेश से आए, दोनों पे काम करेगा। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस ऑफ लॉन्गर हेड टर्टल, कछुए के बारे में, लॉन्गर हेड टर्टल के बारे में न्यूज़ है। लॉन्गर टर्टल के बारे में क्यों न्यूज़ आई है? न्यूज़ इसलिए आई है कि हाल में जब स्टडी हुई तो पता चला कि जो ओशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है
फूड रिसोर्सेज की कमी हो रही है। तो जो भी टर्टल पाए जा रहे हैं वो माइग्रेशन हो रहा है उनका, इससे पूरे इकोसिस्टम में निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये टर्टल न्यूज़ में आ गया। अब ये टर्टल है जिसे आयुष्मान में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो रहा है, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, मछली पकड़ने से जाल में फंस जा रहे हैं, ओशन में पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वजह से इनकी जो लाइफ सर्कल है वो यहाँ पे खतरे में पड़ जा रहा है। ये ऐसे टर्टल जो ओमनीवोरस होते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इंडियन ओशन में, आपको देखने को मिलेंगे, आपको मेडिटेरियन सी में देखने को, अटलांटिक में देखने को मिलेंगे और पैसिफिक में देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में थे ये टर्टल्स। तो हमने यहाँ पर इनके बारे में स्टेटमेंट्स है, ये देख लेते हैं। पहला कि बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कैलेंडाई फैमिली से चेलेनिडी, जो कैलेंडाई फैमिली से संबंधित है, करेक्ट है। इट यूज अर्थ जियो मैग्नेटिज्म फील्ड फॉर नेविगेशन के लिए जियो मैग्नेटिज्म का यूज़ करते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये लिस्ट कंसर्न ये वल्नरेबल कैटेगरी है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो